हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। मतलब कैसे शेप में कितना एनर्जी होगा, किस टाइप का एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे। तो सबसे पहले आज मैं आपको बता दूं कि आज का जो वीडियो है ये स्पेशली रिलेटेड है हमारे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से। और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आने से पहले मैं आपको कुछ जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, किस तरह से क्वांटम मैकेनिक्स से हमारा ऑर्बिटल का शेप निकला, किसी भी ऑर्बिटल शेप में जाने से पहले मैंने आपको नोडल प्लेन्स के बारे में इससे प्रीवियस वीडियो में बताया था। तो ये सारी चीज़ें आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं शेप्स एंड एनर्जीज ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो सबसे पहले क्वांटम मैकेनिक्स में आपने देखा होगा कि जिस तरह से वेव psi1, psi2, psi3 जो आपने स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन आपने पढ़ा भी होगा, जिसमें आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिले होंगे कि H नॉट साई इज इक्वल टू ई साई, मतलब एनर्जी जो है किस तरह से वेव को, मतलब वेव फंक्शन इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव डिस्क्राइब करती है, राइट। तो यहाँ पे आपने देखा H, ये जो साई है ये वेव फंक्शन है, नो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इट। सो साई स्क्वायर इज अ प्रोबेबिलिटी फंक्शन। आप कैसे पता करोगे कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, ये सारी चीज़ें जो है आपको आज हम लोग बताने वाले हैं, राइट। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आखिर ये जो वेव फंक्शंस आप देख रहे हो, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के बारे में फिक्स पोजीशन किसने बताया? ये हमारे मैक्स बॉर्न साहब है जिन्होंने बताया था। क्या बताया था इन्होंने? बताया आपको कि मैक्स बॉर्न साहब ने बताया कि आखिर कोई भी इलेक्ट्रॉन किस तरह से, कहाँ पर प्रोबेबिलिटी है उसको वेव के रूप में, या कहाँ पे पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है। तो इसीलिए उन्होंने फंक्शन लिया हैमिल्टन ऑपरेटर साई स्क्वायर इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी एंड डेंसिटी एंड वैल्यू ऑफ साई स्क्वायर इज ऑलवेज, यस रिमेंबर दिस वर्ड। ये चीज़ जो आपको कहने जा रहा हूँ मैं, इस वर्ड को हमेशा याद रखना कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ डेंसिटी है, जो साई स्क्वायर, उसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा, वो निगेटिव वैल्यू में नहीं जाएगा। इस चीज़ को आपको दिमाग में रखना है। गॉट इट। अब आ जाइए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। अब मुझे कुछ चीज़ें आप बताएंगे। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आखिर कि इलेक्ट्रॉन जो है पूरे सर्कुलर ऑर्बिट में कहाँ पे प्रेजेंट है? क्या आप मुझे बता सकते हैं? पूरे सर्कुलर, वी नो दैट इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट प्रेजेंट इन अ फिक्स्ड सर्कुलर पाथ। हम सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है फिक्स्ड सर्कुलर पाथ में प्रेजेंट नहीं है। The orbital wave function for an electron in an atom has no physical significance. It is simply a mathematical function of the coordinates of the electron. कहने का मतलब कि हम सब जानते हैं कि आखिर इलेक्ट्रॉन डायनामिक पार्टिकल, वो कहीं भी एक, आप बताओगे कि ये फिक्स्ड सर्कुलर पाथ पे यहाँ पे स्टेबल है, इट्स नॉट पॉसिबल। उनका जो ऑर्बिटल के अंदर में जो वेव फंक्शंस है वो इलेक्ट्रॉन का, कि वो किसी भी फिजिकल सिग्निफिकेंस को शो नहीं करता, क्योंकि वो एटम के अंदर में वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, वो रिवॉल्व करते रहते हैं। तो उसमें आपने देखा था, अभी जो आपको इक्वेशंस दिखाया था कि H psi इज इक्वल टू ई साई, ये जो मैथमेटिकल फंक्शंस है स्पेशली अबाउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, अगर आप मतलब प्लॉट करोगे, प्लॉट ऑफ वेव फंक्शंस एंड डिस्टेंस, कि कैसे इसका वेव फंक्शंस और प्लॉट हम लोग इसको डिस्क्राइब करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आखिर किस तरह से ये इलेक्ट्रॉन का जो आपको डेंस दिख रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, सो हाउ the plots of wave function and distance. If we draw a plot of wave function and distance for the different orbitals, then we find the graphs which do not come out to be similar for all the orbits. अगर हम किसी भी ऑर्बिट का अगर वेव फंक्शंस और डिस्टेंस का हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो ये ज़रूरी नहीं है कि सबका एक जैसा होगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि सबका अलग अलग डिस्टेंस, वेव फंक्शंस एंड डिस्टेंस ऑफ द डिफरेंट ऑर्बिटल, देन वी फाइंड द डिफरेंट ग्राफ्स टू कम ऑफ द डिफरेंट ऑर्बिटल्स, राइट। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, हमारा अगर मान लेते हैं हम लोग ये एटम है, उसके अगल बगल में जो आप वो डेंस दिख रहे हैं वो डेंस इलेक्ट्रॉन है और उसका वो रेडियस है। अब जो आप ये स्पेशली जो ग्राफ देख रहे हैं, प्लॉट्स ऑफ वेव फंक्शन विद द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, किस तरह से वो न्यूक्लियस के डिस्टेंस में है। जो आप फर्स्ट ग्राफ देख रहे हैं, ये चीज़ देख लीजिए, यहाँ पे मैंने आपको दो ग्राफ दिया है। इन दोनों ग्राफ में इस चीज़ को आपको थोड़ा ध्यान से देखना है कि आखिर क्या ये दोनों ग्राफ का जो फंक्शन है, वेव फंक्शन है, यहाँ पर इस फर्स्ट s orbital the wave function continuously decreases with increase of distances, and for second s orbital the wave function decreases, reaches a point where it becomes 0 and then become negative. So here it is seen that the wave function is both positive and negative for 2s orbital depending upon the distances. तो आप इस दोनों चीज़ को देख लेना। फर्स्ट s orbital में वेव फंक्शन कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है, किस तरह से? जिस तरह से उसका डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो उसका वेव फंक्शन क्या होगा? डिक्रीज होगा। लेकिन सेकेंड एस ऑर्बिटल में ऐसा नहीं होगा। जैसे वेव फंक्शन डिक्रीज हो रहा है तो वो एक ऐसे पॉइंट पे जा रहा है जहाँ पे वो जीरो हो जाता है,
और उसके बाद वापस वो निगेटिव होता है। यहाँ पर वेव फंक्शन बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है। ये किस पर डिपेंड करता है? ये डिस्टेंस पर डिपेंडेंट करता है। और अगर हम 2p ऑर्बिटल की अगर बात करें, ये तो आपने 1s और 2s का देखा है। अगर 2p ऑर्बिटल की बात करें तो जैसे जैसे वेव फंक्शन उसका इंक्रीज होगा डिस्टेंस के साथ, तो वो मैक्सिमम वैल्यू विल डिक्रीज, अटेन्स अ मैक्सिमम वैल्यू एंड देन डिक्रीजेस। फॉर 2p ऑर्बिटल द वेव फंक्शन इंक्रीजेस, the wave function increases with distance attain a maximum value and then decreases। तो आपने देखा 1s के लिए, 2s के लिए, यहाँ पे देख लीजिए 2s के लिए जो स्मॉल मैक्सिमा है, यहाँ से वापस वो जो ड्रॉप अगेन टू जीरो एंड देन इट बिकम्स नेगेटिव। सो हियर यू कैन सी दैट इट डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंसेस, सो द वेव फंक्शन इज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, राइट। ये दोनों जो ग्राफ का प्लॉट किया गया है, इसमें 1s और 2s का अब देख लीजिए यहाँ पर नंबर ऑफ पिक्स कितने हैं, नंबर ऑफ पिक्स में। अब 1s 2s के बाद अगर हम 3s की बात करें तो यहाँ पे देख लीजिए 3s में आप देख रहे हैं कि कितनी बार वह जीरो की तरफ गया है and reach a point where it becomes zero and then again becomes negative. So how many times you can see both positive and negative here, especially if we talk about 3s orbital depending upon the distances. So here you can see in 1s the number of nodes कितने हैं 1s में, number of nodes 0। 1s में number of nodes कैसे हम निकालते हैं number of nodes? number of radial nodes in s orbital is equal to n minus 1। क्या होता है? number of radial nodes in s orbital is equal to n minus 1, where n is the principal quantum number। तो first s में number of nodes 0, second s में 1, 2 minus 1 1 और इसमें 2, क्योंकि ये थर्ड ऑर्बिट तो 3 minus 1। तो ये 3s का जो इलेक्ट्रॉन है आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये 3s का मेनली जो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर स्क्वायर ऑफ वेव फंक्शन एंड डिस्टेंस का जो मैक्स बॉर्न ने बताया था। अब देख लीजिए यहाँ पे चार्ज क्लाउड डायग्राम, यहाँ पर ये जो 1s 2s 3s है ये इलेक्ट्रॉन का डायग्राम है। ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे हैं यहाँ पे रेड रेड स्पॉट, वो कुछ और नहीं, वो क्या है? वो इलेक्ट्रॉन है। लेकिन ये चीज़ समझने से पहले 3s से पहले हमें 2p के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो रुकिए मैं आपको बताता हूँ कि 2s कैसे हम प्लॉट करेंगे, प्लॉट ऑफ स्क्वायर ऑफ वेव फंक्शन एंड डिस्टेंसेस। अकॉर्डिंग टू मैक्स बॉर्न, ही वाज अ जर्मन फिजिस्ट। क्या थे वो? जर्मन फिजिस्ट। द स्क्वायर ऑफ वेव फंक्शन, the square of wave function, that is psi square, at a point gives the probability of finding electron at the point around the nucleus। ये जो psi square है ना, ये किसी भी पॉइंट पे आपको क्या करता है? मैक्सिमम probability of finding an electron towards that point, towards the nucleus। न्यूक्लियस की तरफ से किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन है, उसकी जानकारी हमें ये वेव फंक्शंस देता है, जिसको हम लोग साई स्क्वायर के रूप में डिनोट करते हैं। जैसे अभी आपने देखा था 1s में नंबर ऑफ नोड्स 0 थे, 2s में 1, 3s में 2। लेकिन अगर आप 1s ऑर्बिटल में ये जो वेव फंक्शन एट द डिस्टेंस r, आप देखोगे 1s ऑर्बिटल, 2s ऑर्बिटल और 2p ऑर्बिटल का द वेरिएशन ऑफ साई स्क्वायर विद द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। ये जो वेरिएशन है 1s से 2s या 2s से 2p में, इट इज़ बिकॉज the distance is from the nucleus। For 1s orbital from the graph, it is clear that the probability of finding the electron decreases away from the nucleus। ये 1s orbital में आपको 100% श्योर मिल जाएगा कि जैसी जैसी ग्राफ का मतलब probability of finding electron decreases away from the nucleus, क्योंकि definitely है the probability of finding an electron maximum कहाँ पे होगा? आपको पता होना चाहिए आखिर ये maximum कहाँ पे होगा। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है एंगुलर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्पीक समथिंग अबाउट इट, दैट द ग्राफ शोज अबाउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, दैट इज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, फर्स्ट डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ r, देन इट बिकम्स जीरो एट अ पॉइंट एंड देन इट इंक्रीजेस। द रीजन where the probability density function reduces to zero is called nodal surface orbital। जहाँ पर याद रखना, आपने देखा होगा 2s ऑर्बिटल में, मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ कि 2s ऑर्बिटल में किस तरह से इसका देख लीजिए यहाँ पे नोड्स जो है ज़ीरो हुआ था। ये चीज़ आपको बताना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि 2s ऑर्बिटल में इसका नोड्स किस तरह से ज़ीरो हुआ। तो ये देख लीजिए, ये जो आप देख रहे हैं, आप दिख रहा है आपको ये नोड्स ज़ीरो, देखिए द स्मॉल मैक्सिमा एंड शार्पली टू ज़ीरो, दैट इज़ द मेन थिंग व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन यू इज द ग्राफ shows that the probability of finding electron first decreases with the increase in the value of r. As the value of radius increases, definitely that time the probability of finding an electron will decrease first,
and then it will goes to 0 as the radius increases at a point, and then again it started increasing. The reason where this probability density function reduces to 0 is called nodal surface orbital. जहाँ पर ये probability of density function reduces to 0, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की finding probability density functions जहाँ पे 0 होता है, उसी को क्या कहते हैं? नोडल फंक्शन कहते हैं या नोड कहते हैं. द ग्राफ इज सिमिलर दैट ऑफ वेव फंक्शन वर्सेस डिस्टेंस. जो आप लोगों ने ग्राफ 9th स्टैंडर्ड में भी बनाया होगा, तो यहाँ पर जिस तरह से वेव फंक्शन है और डिस्टेंस है वो बिल्कुल उसी की तरह है, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव थ्रू आउट, ये जो वैल्यू होगा पॉजिटिव थ्रू आउट बिकॉज द स्क्वायर ऑफ द निगेटिव वैल्यू इज ऑल्सो पॉजिटिव. यहाँ पर क्या होता है, साई स्क्वायर का जो फंक्शंस है, अगर मान लीजिए निगेटिव वैल्यू आ रहा है तो निगेटिव का भी जो स्क्वायर करेंगे तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा. लेकिन अगर 2p ऑर्बिटल की बात करें, द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फर्स्ट इंक्रीजेस टू मैक्सिमम एंड देन डिक्रीजेस. अगर 2p की बात करें तो सबसे पहले वो इंक्रीज होगा. द प्रोबेबिलिटी ऑफ डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन फर्स्ट इंक्रीजेस टू मैक्सिमम एंड देन डिक्रीजेस. सो द प्लॉट्स ऑफ रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शंस एंड डिस्टेंसेस, ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही ज़रूरी है समझना, बिकॉज जब तक ये आपको नहीं समझ में आएगा, टिल दैट यू विल नॉट नो एनीथिंग. As you can see here, 1s, 2s and 3s, the radial number of radial nodes in the s orbital is equal to n minus 1, where n is equal to principal quantum number. तो ये सारी चीज़ें समझने के बाद मैं आपको एक चीज़ और समझाना चाहूँगा. द प्लॉट्स ऑफ रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन एंड डिस्टेंसेस. Plots of radial probability function is that it gives the probability of finding electron at a distance r from the nucleus, irrespective to the direction of the plot of radial probability function versus distance from the nucleus for 1s, 2s or sp orbitals. Got it? समझ में आया? ये 1s, 2s या 2p या 3s, ये जो आप ऑर्बिटल के जो प्लॉट्स देख रहे हो, ग्राफ जो देख रहे हो आप, ये स्पेशली किस पे डिपेंड करता है? It depends upon the probability of finding electron at a distance r from the nucleus, irrespective to the direction, the plot of radius probability function versus the distance from the nucleus for 1s and 2s and sp orbitals. Okay, so now after getting the confirmations about the radial nodes, ये चीज़ें जब आपको समझ में आए, तब ये जो वेरिएशन ऑफ 4 पाई स्क्वायर साई स्क्वायर द डिस्टेंसेस फ्रॉम द न्यूक्लियस, ये वैल्यू आपको पता चलेगा. प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम वेयर एंड मिनिमम वेयर एंड व्हेन इट रिड्यूसेस एंड कम बैक्स टू 0. ये जो एंगुलर प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कौन से एक्सिस में, अगर आपको कोई पूछे कौन से एक्सिस में जो मतलब इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन मैक्सिमम है, अगर आपको कोई पूछे तो आप बता सकते हैं कौन से एक्स एक्सिस में या वाई एक्सिस में या जेड एक्सिस में. ये जो बाउंड्री सरफेस डायग्राम आप देख रहे हो, यहाँ पे देखो, ये इलेक्ट्रॉन का ये बाउंड्री सरफेस डायग्राम है. एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में, जेड एक्सिस, किस एक्सिस में इसका ज़्यादा आप बता सकते हैं? नो, यू कैन. सो हियर we specially do the variation of 4 pi square psi square with the distances from the nucleus. So the maximum probability of finding an electron, you can see here the maximum probability of finding an electron. अब आ जाइए s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल और f ऑर्बिटल के बारे में. ये आपको दिख रहा है s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल और f ऑर्बिटल. ये सब देख लीजिए, ये सारे शेप्स है और नोडल प्लेन्स पे कहाँ पर मैक्सिमम फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी है. अगर एस ऑर्बिटल की बात करें, आप यहाँ पे देख लीजिए एस ऑर्बिटल. तो एस ऑर्बिटल क्या है? स्फेरिकल. स्फेरिकल मतलब ऑल द 3 डायरेक्शंस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस. तो एस ऑर्बिटल आर स्फेरिकल इन शेप, सो दे आर अनडायरेक्शनल ओरिएंटेशन. दिस इज एविडेंट एज वैल्यू ऑफ एल मतलब एजिमुथल क्वांटम नंबर फॉर एस ऑर्बिटल इज 0. यही कारण है कि एजिमुथल क्वांटम नंबर एस ऑर्बिटल का 0 होता है. क्यों? क्योंकि हर अनडायरेक्शनल ओरिएंटेशन, कोई डायरेक्शन में नहीं है. एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस या जेड एक्सिस आप बोलोगे तो ये किसी डायरेक्शन में. आप देख लो यहाँ पे 1s, 2s, 3s, ये जो आप देख रहे हो, दिस इज एविडेंट फॉर द वैल्यू ऑफ एल फॉर एस ऑर्बिटल इज 0 एंड ml वैल्यू इज ऑलवेज 0. देयरफॉर दे डोंट हैव ओनली वन undirectional orientation, that is the probability of finding electron is same in all the direction at a particular distance from the nucleus. यही रीजन. तो ये चीज़ें जो आपने देखा, साइज एंड एनर्जी ऑफ द प्रिंसिपल. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी एक्सप्लेन यू समथिंग that as you have seen here, can you tell me
दिस सिमेट्रिक स्फीयर इन विच डायरेक्शन इट हैज द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। किसी भी डायरेक्शन में, आप कोई भी एक्स एक्सिस ले लो, वाई एक्सिस ले लो, जेड एक्सिस ले लो, हर डायरेक्शन में उतना ही प्रोबेबिलिटी होगा जितना एक डायरेक्शन में। तो वन डायरेक्शन का जो शेप है वो स्फेरिकल है। आप एस ऑर्बिटल में नंबर ऑफ नोड्स इसलिए 0 होते हैं। दूसरा साइज एंड एनर्जी कितना होगा, किस में, 1s में ज़्यादा एनर्जी होगा कि 2s में होगा कि 3s में होगा। साइज एंड एनर्जी ऑफ द प्रिंसिपल सेल इंक्रीजेस विथ n, मतलब साइज और एनर्जी दोनों n के वैल्यू की तरह वो आगे बढ़ेंगे, मतलब इंक्रीज करेगा। 1s से ज़्यादा 2s में, 2s से ज़्यादा 3s में, 3s से ज़्यादा 4s में। दिख रहा है आपको? कि अगर कोई पूछेगा आपको किस ऑर्बिटल में मैक्सिमम एनर्जी, सो यू कैन सी हियर द साइज एंड एनर्जी बोथ, 1s से ज़्यादा 2s में, 2s से ज़्यादा 3s में, 3s से ज़्यादा 4s में। अब आ जाइए p ऑर्बिटल। p ऑर्बिटल जाने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। p ऑर्बिटल में ये जो s ऑर्बिटल का शेप कैसा है, स्फेरिकल। डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज मैक्सिमम एट द सरफेस ऑफ न्यूक्लियस। और अगर हम नोड की बात करें इसमें कोई नोड नहीं है, ये 1s का था। अगर 2s की बात करूँ तो 2s का भी शेप कैसा होगा, स्फेरिकल होगा। इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी, the probability density is maximum at nucleus and decreases at large distance, अगर नोड की बात करूँ तो 2s, there is a region within 2s orbital where the probability of finding the electron is practically 0, that is one nodal region or node is present। अगर 2s की बात करें तो वहाँ पे जो फॉर्मूला था नोड्स का, it is n-1 for s orbital। तो यहाँ पर अगर 2s की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाता है, वन नोडल रीजन होगा या नोड जो है इसके अंदर प्रेजेंट होगा। तो साइज इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन नंबर ऑफ n, जैसे जैसे एटॉमिक साइज, मतलब एटॉमिक का जो साइज है वो जिस तरह से n की वैल्यू, n मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ते जाएगा, उस तरह से साइज भी क्या होगा उसका, बढ़ते जाएगा। सो द साइज ऑफ 2s ऑर्बिटल इज लार्जर देन 1s ऑर्बिटल। साइज और एनर्जी का ये जो आपने रिलेशन देखा था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है 1s से बड़ा 2s, 2s से बड़ा 3s, 3s से बड़ा 4s। और नोड्स का जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, nodes from boundary surface diagram, we can say that the s orbital, the number of nodes are equal to n-1। there is no angular node in s subshell, s subshell में कोई angular nodes नहीं है। अब आ जाइए p subshell। p subshell का साइज कैसा है, डम्बल की तरह, देख रहे हैं यहाँ पे, डम्बल की तरह, राइट। सो द p orbitals are डम्बल shaped। p ऑर्बिटल l क्या होता है, l की वैल्यू एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 होती है, और यहाँ पर 3 पॉसिबल ओरिएंटेशन होते हैं। ये जो न्यूक्लियस आप देख रहे हो यहाँ पर 3 पॉसिबल ओरिएंटेशन है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। दिख रहा है आपको? यहाँ पर ये देख लो, ये स्ट्रेट है, राइट, वर्टिकल, हॉरिजेंटल एंड वन टूवर्ड्स द जेड डायरेक्शन। ये देख लीजिए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। यहाँ पर आपको 3 पॉसिबल ओरिएंटेशंस हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि 3p orbitals whose axes are mutually perpendicular and these are designed as px, py and pz। यहाँ पे एजिमुथल क्वांटम नंबर कितना है, 1। p सबसेल का l का वैल्यू कितना होता है, 1। कौन कौन सा वैल्यू होगा, ml-1, 0 और +1। ये तीनों वैल्यूज आप देख लीजिए, राइट। ये तीनों वैल्यूज दिखने के बाद जब आपको ये तीनों वैल्यू दिख गए, अब ये एक्स एक्सिस में आप देख लीजिए, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ये तीनों एक्सिस में आपको कुछ समझ में आ रहा है कि नो सिंपल रिलेशन बिटवीन द वैल्यूज ऑफ ml। यहाँ पर कोई भी आप बोलोगे कि सिंपल रिलेशन है इन तीनों का, कि आखिर x में और y में या z में, तीनों एक्सिस में आप तो देख ही रहे हो। सो हाउएवर देयर इज नो सिंपल रिलेशन बिटवीन द वैल्यूज ऑफ ml फ्रॉम -1 to +1 एंड द x, y एंड z डायरेक्शन। द 3 ऑर्बिटल्स आर इक्वल इन साइज, शेप एंड एनर्जी, बट देयर ओरिएंटेशन इज डिफरेंट। ये तीनों का सेम शेप होगा, सेम साइज होगा, सेम एनर्जी लेवल होगा, लेकिन क्या होगा, बट देयर ओरिएंटेशन इज डिफरेंट। तीनों का अलग अलग ओरिएंटेशन होगा, px अलग होगा, py अलग होगा, pz अलग होगा। द p ऑर्बिटल कंसिस्ट ऑफ 2 सेक्शन कॉल्ड लोब्स। ये जो मैंने डम्बल शेप्स कहा, इसमें देख लीजिए दोनों साइड से गुब्बारा फुला, इसी को नोड्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, नोड्स कहते हैं। द p ऑर्बिटल कंसिस्ट ऑफ 2 सेक्शन कॉल्ड लोब्स, LOBES, लोब्स, याद रखना। द लोब्स ऑन द अपोजिट साइड सेपरेटेड बाय द नोडल प्लेन। ये जो सेपरेट कर रहे हैं ना दोनों लोब्स को, और जहां से सेपरेट कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड नोडल प्लेन। दिस नोडल प्लेन इज द रीजन देयर द 2 लोब्स टच ईच अदर एंड द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज 0। कहने का मतलब ये वो नोडल प्लेन्स का जो जगह है जहाँ पर ये दोनों लोब्स एक दूसरे को टच करते हैं
और द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0, मतलब वो नोडल प्लेन है। ये तीनों डायग्राम में आपको क्या लग रहा है? इन द अबव डायग्राम्स द न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एट द ओरिजिन। कहाँ पे प्रेजेंट है? ओरिजिन। अब बताइए मुझे इसका साइज एंड एनर्जी क्या होगा? सेम उसी की तरह 4p इज ग्रेटर देन 3p इज ग्रेटर देन 2p। और नोड्स की बात करें तो देर आर 2 टाइप्स ऑफ नोड्स, रेडियल नोड्स और एंगुलर नोड्स। चलिए सबसे पहले आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। इस वीडियो में आप जो देख रहे हैं कि अगर कोई पूछे आपको कि भाई साहब इसमें कौन सा बड़ा है, 2p बड़ा है, 2x बड़ा है, 2px, 2py, 2pz, कौन सा बड़ा है, तो आप क्या बोलोगे? The size and the energy of p orbital increases with the increase in n। मतलब जिस तरह से 1s 2s 3s में आपने देखा, ठीक उसी प्रकार से 2p 3p 4p 5p में उसी तरह से बढ़ेगा। 2p से बड़ा 3p, 3p से बड़ा 4p, मतलब एनर्जी इंक्रीजेस, राइट। द 4p 3p एंड 2p, द नंबर ऑफ रेडियल नोड्स फॉर p ऑर्बिटल इज n-2। अगर किसी भी ऑर्बिटल का आपको रेडियल नोड्स निकालना है, कितने रेडियल नोड्स होंगे, तो उसका जैसे s के लिए था n-1, p के लिए n-2, तो 2p के लिए क्या हो जाएगा 0, 3p के लिए 1, 4p के लिए 2। क्यों? क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है n-2 फॉर p ऑर्बिटल, नॉट फॉर s। ओके, सो रिमेंबर द नोड्स, देयर आर 2 नोड्स, दैट इज रेडियल नोड्स एंड एंगुलर नोड्स, जिसको नोडल प्लेन्स कहते हैं। एंगुलर नोड्स का नाम है नोडल प्लेन्स। They are represented in the planes passing through the nucleus where the probability density is 0, so the angular nodes are equal to the value of L। किसके बराबर है वो? L के बराबर। ये नोडल प्लेन्स जो, क्योंकि वहाँ पे क्या होते हैं, probability finding of electron density is 0, तो यहाँ पर yz nodes in px atomic orbital, xz nodes in py atomic orbital and xy nodal plane in px atomic orbital। ये जो तीनों आप फिगर देख रहे हो, ये क्या बता रहा है? ये एंगुलर नोड और नोडल प्लेन्स इन p ऑर्बिटल। समझ में आया आपको? ये एंगुलर नोड और नोडल प्लेन्स इन p ऑर्बिटल तीनों का बता रहा है। अगर रेडियल नोड्स आपको निकालना है तो 2p का, जिस तरह से आपने अभी फॉर्मूला बिठाया था, उस हिसाब से नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स इज इक्वल टू एजिमुथल क्वांटम नंबर। अब आ जाइए डी ऑर्बिटल के लिए। डी ऑर्बिटल का शेप कैसा है? डबल डम्बल। देख रहे हैं आपको? डबल डम्बल की तरह दिख रहा है। एजिमुथल क्वांटम नंबर L की वैल्यू 2, तो इसका मैग्नेटिक क्वांटम कितना हो जाएगा? -L2 + L, -2 से लेके +2 तक, राइट। तो -2 -1 0 +1 एंड +2। अब आ जाइए, इसका शेप डबल डम्बल के साथ इसका एक ही जो ओरिएंटेशन है dz², विच हैज़ अ बेबी सूथर लाइक शेप। इट इज़ डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज़। ये बेबी सूथर जो है डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज़ है डी ऑर्बिटल का। इसके अंदर 5 ओरिएंटेशंस होते हैं, जो अभी जस्ट आपने देखा -2 से +2 तक, और इसका तीनों एक्सेस आप देख लीजिए, dxy dy z dxz dx² y² dz²। सिर्फ इसका dz² जो है सूथल प्लेन, मतलब बेबी सूथर लाइक शेप है। बाकी ये चारों जो है अपने एक्सेस पे ही हैं। There are 5 d orbitals in a given subshell as the d orbitals correspond to L = 2 and therefore ml value is from -2 to +2। This is the reason we have 5 d orbitals। कोई पूछे क्यों होता है, तो रेडियल नोड से आपको पता चल जाएगा किसी भी ऑर्बिटल में कितने ओरिएंटेशन हो सकते हैं, राइट। द साइज एंड एनर्जी इंक्रीजेज विद द इंक्रीजेज इन n। तो उसी तरह से 3d से बड़ा 4d, 4d से बड़ा 5d, 5d से बड़ा 6d। The maximum value of principal quantum number associated with the d orbital has to be 3 as the 5d orientation designed by dxy dyz dxz dx² y² dz²। From the diagram it's clear that the shape of the 4d orbitals are similar but the dz² is different and the size and energy especially increases according to the quantum number। अगर इसका रेडियल नोड्स निकालना है तो n-3, तो 3d के लिए n-3 0, 4d के लिए 1, 5d के लिए 2, 6d के लिए 3, राइट। Size and energy as the principal quantum number increases, the shape remains the same but differ in the energy and size। Remember this word, the number of angular nodes L = 2 for the d orbitals, so that's why there are 5 orientations, -2 to +2। The nodes, there are 2 types of node, radial nodes and angular nodes। You can see here, ये जो ओरिजिन आपको बता रही है एंगुलर नोड्स के बारे में बता रहा है, तो ये फिगर शो कर रहा है नोड और नोडल प्लेन्स इन dxy ऑर्बिटल कितना होगा। तो अगर आप dxy ऑर्बिटल वैल्यू लें, अगर वैल्यू ऑफ L d का कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। द टोटल नंबर ऑफ नोड्स फॉर एन ऑर्बिटल L + n-l-1। L क्या है? एंगुलर नोड्स है। n-l-1 क्या है? रेडियल नोड्स।
द टोटल नंबर ऑफ नोड्स फॉर ऑर्बिटल इज n-1। तो जैसे आपको देखो l प्लस n माइनस l माइनस वन, l कैंसिल तो n-1। द टोटल नंबर ऑफ नोड्स फॉर ऑर्बिटल इज इक्वल टू n-1। द टोटल नंबर ऑफ नोड्स फॉर 3D इज ऑर्बिटल इज इक्वल टू 3-1। कितना हो जाएगा 3-1 3D के लिए, तो कितना हो गया 3-1 2 हो गया, राइट। द टोटल नंबर ऑफ नोड्स फॉर 3D ऑर्बिटल कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, राइट। ये जो वैल्यू आपका कितना दिख रहा है 2, तो ये इसीलिए इसका l का वैल्यू कितना हो गया, एजिमुथल क्वांटम नंबर 2 हो गया। तो नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स l इज इक्वल टू 2, तो ml की वैल्यू कितनी हो जाएगी -2 से लेकर के +2, क्योंकि ml मतलब l जो है अगर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आप निकाल रहे हैं तो क्या होता है -l टू +l। नंबर ऑफ रेडियल नोड्स n माइनस l माइनस 1, 3 माइनस 2 माइनस 1, तो 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। बात समझ में आई। अब आ जाइए एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल। ये जाने से पहले मैं थोड़ा आपको एक चीज़ के बारे में बताना चाहता हूँ। क्या है वो एक चीज़, मैं ये जो D का आपने पढ़ा है, तो D का रेडियल नोड्स 3D में कितना हो जाएगा, क्योंकि n-3 होता है तो इसका 0, 4D में 1, 5D में 2, राइट। तो एज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इंक्रीजेस द शेप्स रिमेन द सेम बट डिफर इन एनर्जी एंड साइज। शेप क्या होगा, शेप वैसा ही रहेगा, लेकिन किस में डिफर करेंगे, ये एनर्जी और साइज में डिफर करेंगे। एंगुलर नोड्स में भी आप देखोगे P का जो एजिमुथल क्वांटम नंबर है 1 है, एंगुलर नोड्स 1 है। D का एजिमुथल क्वांटम नंबर 2, एंगुलर नोड्स 2। द सम ऑफ इन जनरल एंड ऑर्बिटल, द टोटल नंबर ऑफ नोड्स जो आपने अभी जस्ट देखा इज इक्वल टू n-1, रेडियल नोड्स n-l-1, एंगुलर नोड्स इज इक्वल टू l, नोडल प्लेन्स इज इक्वल टू। अब आ जाइए एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल। किस ऑर्बिटल में कितनी एनर्जी है, आज ये पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है ये हमारा स्पेशली रिलेटेड टू द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में इस चीज़ का होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हाइड्रोजन एटम के लिए आप कंटेन करोगे तो उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, राइट। द एनर्जी ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन इज जस्ट डिपेंडेंट अपॉन द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, which is value is 1. As the principal quantum number increases, the energy of the electron also increases. Therefore, we can show the order of energies like 1s is less than 2s, which is equal to 2p, 2p is less than 3s, which is equal to 3p, is equal to 3d, which is less than 4s, equal to 4p, 4d, 4f, which is less than, similarly like ऐसे 3 से 4 आया, 4 से 5, 5 से 6। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल। क्या आप मुझे बता सकते हैं कौन सी एनर्जी, किस ऑर्बिटल की एनर्जी कितनी कम होगी या ज़्यादा होगी। देख लीजिए यहाँ पर, ये जो आप सीरीज देख रहे हो 1s 2s 2p 3s 3p दिख रहा है आपको, ये 1s से लेकर के 4f तक, ये सारी चीज़ों का बहुत ही ज़रूरी है कंसेप्ट। जब तक ये कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आएगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ते। एनर्जी ऑफ द सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम H, अगर हाइड्रोजन एटम के स्पेसिस की तरफ बात करें, लाइक जैसे हाइड्रोजन हो गया, हीलियम प्लस हो गया, लिथियम 2 प्लस, बेरिलियम 3 प्लस, अगर इस टाइप के एलिमेंट्स की बात करें हम लोग, तो अगर आपको कोई पूछे कि 1, तो वहाँ पर सीधा सीधा आपको बता देना 1s इज लेस देन 2s, 1s इज लेस देन 2s, 2s इज लेस देन 3s, 3s। आप देखो किसके बराबर, 2s 2p के बराबर, 3s 3p 3d के बराबर, 4s 4p 4d 4f के बराबर। तो यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n जो है मैटर करता है। हियर एज यू कैन सी द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन say the third cell is same irrespective of the fact that whether it is present in 3s 3p or 3d orbital, in spite of the difference in the shape of sp and d orbitals। ये जो आप देख रहे हैं सब में डिफरेंट ऑर्बिटल होने के बाद भी सबकी एनर्जी सेम है, क्योंकि इस एनर्जीज ऑफ द ऑर्बिटल इन द हाइड्रोजन एटम की आप बात करें, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन था, हीलियम प्लस था, लिथियम 2 प्लस था, बेरिलियम सब ग्राउंड स्टेट में आ जाते हैं, जिस कारण से उसका क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सबका सेम हो जाता है। So remember always energy increases as it increases in the principal quantum number. Energies of the orbitals in the hydrogen atom increases in the energies from 1s to 2s, 2s to 2p, 2s is equal to 2p, again 3s 3p. So principal quantum number L or azimuthal quantum number L, energies of the orbitals in hydrogen atom. Now you can see here the energies of the orbital energy for the multi-electron system. Already we have seen about the one electron system for the hydrogen and multi-electron system for the different elements, right? So the reason for the above sequence of energy is because of the fact that in the hydrogen atom only one electron is present, therefore the only one electrical interaction present in the attraction between the negatively charged electron and the positively charged nucleus. Now degenerate orbital. Degenerate orbitals are those orbitals which have same energy as in the above case 3s 3p 3d
ऑर्बिटल्स आर डीजेनरेट। देखो 3s 3p और 3d जो है ये क्या है, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स है, इनका सेम एनर्जी होता है इस ओरिएंटेशन में। उसके बाद आप मल्टी इलेक्ट्रॉन्स में आप देख लीजिए, क्योंकि 3s 3p 3d, बात समझ में आ रहा है ना, 3s 3p एंड 3d, तो ये जो है अलग अलग ऑर्बिटल्स है। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स आर दोज ऑर्बिटल विच हैव द सेम एनर्जी एज इन द अबव केस 3s 3p एंड 3d ऑर्बिटल्स आर डीजेनरेट। अगर ग्राउंड स्टेट की मैं बात करूँ, राइट, ग्राउंड स्टेट की बात करो, इट इज द स्टेट वेयर द इलेक्ट्रॉन इज मोस्ट स्टेबल। ग्राउंड स्टेट इज द स्टेट वेयर द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज मिनिमम एंड इट इज टाइटली हेल्ड बाय द न्यूक्लियस। देयरफॉर 1s ऑर्बिटल इन अ हाइड्रोजन एटम इज द ग्राउंड स्टेट। अगर एक्साइटेड स्टेट की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द हाई एनर्जी ऑर्बिटल इज सेड टू बी इन द एक्साइटेड स्टेट। जैसे मान लीजिए 2s में या 2p में या हायर ऑर्बिटल्स में हो गया, जैसे मैंने आपको हाइड्रोजन लाइक स्पेसिस जो बताया था, हीलियम प्लस lithium 2 plus. You can see here in this diagram, attractive interactions due to nucleus is greater than repulsive interactions among the electrons. तो न्यूक्लियस का, इसीलिए सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है 11, आप देख लीजिए सोडियम के अंदर में 11 इलेक्ट्रॉन्स और क्लोरीन के अंदर में 17 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब यहाँ पर कोई अगर आपको पूछे कि न्यूक्लियर चार्ज किसका ज़्यादा होगा, ये एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट की ही मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर जो एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल है, energies of an electron in multi-electron system. In the case of multi-electrons atom, the energy of an electron depend both on principal quantum number and azimuthal quantum number. इसका मतलब क्या हुआ, energy of electron depends upon the subcell of the principal cell to which the electron belongs, whether the electron is present in s, p, d or f. Right? चलिए एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, यहाँ पे ये जो energies of orbital आप देख, in the case of multi-electron, you know very well it depends upon the both principal quantum number and azimuthal quantum number. इसका मतलब क्या हो गया कि ये subcell of principal cell to which the electron belongs, whether the electron is present in s, p, d or f orbital or f subshell. Now it depends upon the energy of the electron on both n and l value, is because unlike the hydrogen atom, in multi-electron atoms two types of electrical interactions are present. ये दो तरह के होते हैं, और कौन सा, अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, और दूसरा रिपल्शन बिटवीन द कंसर्न्ड इलेक्ट्रॉन एंड रेस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द एटम। Thus, the stability of an electron in a multi-electron atom is because the total attractive interactions are more than the total repulsive interactions. यही रीज़न था ये शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट जानते हैं आप लोग कि जितना ज़्यादा प्रोटॉन, मतलब अगर आप सोडियम प्लस कर दिए, मतलब चार्ज में ले आए, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मूव इन द पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस। विद द इंक्रीज इन द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस, द अट्रैक्टिव इंट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन ऑल्सो इंक्रीजेस. But there are some other factors which also play a major role in establishing the energy of the electron in an orbit. The major factor is shielding or screening effect. अब मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप ये बताओ कि जैसे सोडियम है, सोडियम के अंदर में टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स है, सोडियम को हमने सोडियम प्लस बना दिया, मतलब टोटल 11 प्रोटॉन्स एंड 10 इलेक्ट्रॉन्स हमने कर दिया, राइट। तो 10 इलेक्ट्रॉन करने से हमारा क्या होगा, अट्रैक्टिव इंट्रैक्शंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, ये क्या होगा, इंक्रीज करेगा। जैसे ही इंक्रीज करेगा, सो इस्टेब्लिशिंग द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट, इट इज बिकॉज द मेजर फैक्टर दैट्स कॉल्ड स्क्रीनिंग इफेक्ट, या फिर इसको शील्डिंग इफेक्ट कहा जाए। शील्डिंग इफेक्ट क्या है, it is the shielding of the outer shell electrons from the nucleus by the inner shell electrons. Because of shielding effect, the nuclear force begin felt by the outer shell electron decreases. Now in such case, the nuclear charge begin felt by the outer shell electron is called effective nuclear charge. Z effective is equal to Z minus sigma. याद रखना, effective nuclear charge। जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन को हटाते जाओगे, जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन को हटाओगे, मतलब न्यूक्लियस के ऊपर में चार्ज, अब पॉजिटिव चार्ज जो है इंक्रीज कर रहा है, तो ये जो अट्रैक्शंस है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन को, वो और ज़्यादा बढ़ेगा, राइट। लेकिन ये जो शील्डिंग इफेक्ट हो रहा है, ये शील्डिंग इफेक्ट में आपने देखा कि न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस बाय द इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स
Because of the shielding effect, the nuclear force being felt by the outer shell electron decreases. इनका बाहरी इलेक्ट्रॉन जो है 3s ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन था, now in such case the nuclear charge being felt by the outer shell electron, और इसी को क्या कहा जाता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहा जाता है. The energies of the orbital in the same subshell decreases with the increase in the atomic number or effective nuclear charge. Z effective is equal to Z minus sigma. Z effective is equal to Z minus sigma. यहाँ पर ये जो आप एग्जाम्पल देख रहे हो, but despite the shielding of outer electron from the nucleus by the inner shell electron, the attractive force being felt by the outer shell electron increases with the increase in nuclear charge. Moreover, we know that the more attractive force result in the decreases in energy. कहने का मतलब shielding effect depends upon the type of orbital in which the inner shell electrons are present. अगर इसका सीक्वेंस लें तो S is greater than P is greater than D is greater than F, मतलब सबसे बड़ा कौन सा होगा, S शील्डिंग इफेक्ट के लिए. याद रखना, S ऑर्बिटल जो है सबसे ज़्यादा बड़ा, उससे कम P, उससे कम D, उससे कम F. The electron present in the S orbital shields the outer shell electrons. The nucleus to maximum extent the shielding effect of electron in P orbital is not that effective, but more than that of the electron present in the D orbital. Further, the shielding effect of inner shell. The electron present in the F orbital on outer shell electron from the nucleus is less than that of the D shell. This sequences is true when all the orbitals are present in the same energy cell. समझ में आया? So therefore we can say that with the increasing value of azimuthal quantum number L, the shielding effect decreases, thereby the effective nuclear charge experienced by the outer electron increases. समझ में आया? अब आ जाइए ऑर्बिटल एनर्जीज इफेक्ट ऑन ऑर्बिटल शेप. राइट, यहाँ पे 3s, 3p, 3d different shapes of orbitals. So the energy of the electron depends upon the subshell in which it is present. Higher the proximity of electron to the nucleus, greater will be the attractive force between the nucleus and electron. Lesser will be the energy. Therefore, the energy of the electron depends both on the value of n and l. Remember this word. Therefore, it depends upon n and l both. So 3s orbital, 3p orbital, and 3d orbital. So it is depending upon n also and depending upon l also. So that's why what I want to see, the energies of the orbitals is given by Bohr-Bury rule. Bohr-Bury rule, or simply n plus l rule. Orbital energies effect of orbital shapes, right? So 1s is less than 2s, 2p. ये जो एनर्जी देख रहे हो आप इंक्रीज कर रहा है, राइट? 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, and it decreases the effect of the orbital shapes. So energy of 3s is greater than 3p is greater than 3d. बात समझ में आया कि नहीं? n और l ये दोनों पे डिपेंड करेगा. यही रीज़न था जो स्क्रीनिंग इफेक्ट जो मैंने आपको बताया, जिस तरह से l की वैल्यू बढ़ेगी द शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा, घटेगा. गॉट इट? इंक्रीजिंग द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, what will be happen to the shielding effect? Can you tell me? So you can see here this table is very important, and I hope you must write this table in your notebook. As you will write this table in your notebook, you will get the knowledge about that in which orbital it increases or decreases. Correct? So I hope all of you have written this table in your notebook. This table is very much important, or you can take a screenshot. After taking the screenshot later on, you can write in your notebook. You can see here 1s, 2s, 2p, this n plus l value which was given by Bohr-Bury rule, or simply known as n plus l rule. Have you taken a screenshot? Yeah. Now let's go ahead. After getting the concept of this thing, that n plus l rule, so 3s, 3d and 4s, if anybody asks you 3d or 4s, which energy is greater, 3d or 4s? So you have to just calculate n plus l rule. In the n plus l, if I talk about the 4s, what will the value? L value is 0 for s, and 4s, 4 plus 0 is equal to 4, right? But if I talk about 3d, then the n plus l value will be 5. So who is greater? 3d is greater than 4s. So first electron will fulfill into the lower energy, means 4s, and then it will fill into the 3d orbital. So the 4s orbital has a lower energy than 3d orbital, hence 4s will be filled first. T2 orbital possess the same n plus l value. So if I talk about when you take the two orbitals possess the same n plus l value, अगर दोनों का n plus l value सेम होगा, तो अगर आपको पूछे कि फिर इलेक्ट्रॉन किस में पहले लगेगा,
द वैल्यू ऑफ n हैज़ n लोअर एनर्जी, फॉर एग्जाम्पल 2p और 3s की बात करें तो n प्लस एल 2p का कितना हो जाएगा, n प्लस एल 3 हो जाएगा, और 3s का बात करें तो भी 3 हो जाएगा। तो पहले 2p में इलेक्ट्रॉन जाएगा या 3s में, तो याद रखना जहाँ पर n की वैल्यू कम होगी वहाँ पर इलेक्ट्रॉन जाएगा, मतलब पहले इलेक्ट्रॉन 2p में जाएगा उसके बाद 3s में जाएगा। सो ऑलवेज रिमेंबर द एनर्जी ऑफ 2s इज लेस देन, अगर मान लीजिए हाइड्रोजन और लिथियम 2 प्लस या फिर सोडियम प्लस या पोटाशियम, किसी भी चीज़ का अगर आपको एनर्जी निकालना हो, फर्स्ट एस से लेकर के सेकेंड एस, सेकेंड से थर्ड एस, थर्ड एस से फोर्थ एस, तो पहले फर्स्ट एस की जो है एनर्जी, पहला इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एस में पड़ेगा, उसके बाद अगर आप ग्रुप में भी बात करो, फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप में जो पीरियड वाइज आप नीचे जा रहे हो, तो पहले इलेक्ट्रॉन 1s में जाएगा, फिर 2s में, फिर 3s में, फिर 4s में। ये सारे पता लगने के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इन एटम। क्या पढ़ेंगे? फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इन एटम। तो सबसे पहले आप यहाँ पर आज जो मेन टॉपिक था हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इसके बारे में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन किस तरह से न्यूक्लियस के अराउंड में रिवॉल्व कर रहा है। द एटम इज बिल्ड अप बाय फिलिंग द इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस ऑर्बिटल्स। लेट अस स्टडी द रूल्स प्रिंसिपल दैट हैव बीन लेड व्हिच डिटरमाइंस हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड इन एटम। ये तीनों रूल जो है इलेक्ट्रॉन्स के अरेंजमेंट का तरीका है, अफबाउ प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ये तीनों की वजह से ही इलेक्ट्रॉन को किस तरह से अरेंज किया जा सकता है उसके बारे में। अफबाउ प्रिंसिपल स्टेट्स दैट इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द एटम्स द ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन द ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी इंक्रीजेस। दैट इज द इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑक्यूपाई द लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल अवेलेबल टू दैम एंड इंटर इनटू द हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स। ये अफबाउ प्रिंसिपल का जो आप लोगों को मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि किस तरह से पहले वो लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में जाएगा उसके बाद हायर। मतलब मैं बात करूँ अगर 2s और 1s में, तो पहले वो 1s में जाएगा उसके बाद इलेक्ट्रॉन 2s में। मतलब ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम द ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन द ऑर्डर ऑफ देयर लोअर एनर्जी। पहले आप इस चीज़ को समझ लीजिए कि आखिर क्या कहना चाह रहे थे हमारा अफबाउ साहब। तो अफबाउ साहब का वही कंसेप्ट था, द इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑक्यूपाई द लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल अवेलेबल टू देम एंड इंटर इनटू द हायर एनर्जी। पहले लोअर को उसके बाद हायर को। अब आ जाइए, जब आपने ये सारा देख लिया कि 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s, उसके बाद पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। एन ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन एंड दिस मस्ट हैव अपोजिट स्पिन। किसी भी ओरिएंटेशन के अंदर में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, वो भी अपोजिट स्पिन में, एक जैसे स्पिन में नहीं हो सकते। ये पॉली साहब का अपना रूल था, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। उन्होंने, उनका पूरा नाम वोल्फगैंग पॉली था, जिन्होंने 1926 में ये रूल दिया। नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। यही रीज़न है कि आखिर चारों का नहीं। अब आ जाइए हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। क्या कहना चाह रहे थे हुन साहब? सबसे पहले इस चीज़ को समझिए। हुन साहब ने कहा द इलेक्ट्रॉन पेयरिंग इन p, d and f orbitals cannot occur until each orbital of a given subcell contains 1 electron each or is singly occupied। देखिए, सबसे पहले अफबाउ ने कहा कि पहले लोअर एनर्जी ऑर्बिटल फिल होगा, उसके बाद हायर में जाएगा। मतलब 1s पहले फिल होगा, उसके बाद 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में, फिर 3p में। उसके बाद पॉली साहब ने कहा कि आखिर किसी भी ओरिएंटेशन में 2 इलेक्ट्रॉन एक जैसे, मतलब चारों क्वांटम नंबर 2 इलेक्ट्रॉन का सेम नहीं हो सकता। मतलब द प्रिंसिपल वॉज गिवन बाय पॉली, दिस प्रिंसिपल एक्चुअली एक्सक्लूड्स द पॉसिबिलिटी ऑफ एनी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैविंग ऑल द 4 same quantum number is not possible. No 2 electrons in an atom can have the same set of 4 quantum numbers, because n and l ml quantum numbers addresses a particular orbit, but the 4th quantum number, that is a spin quantum number, is required to define the spin of the electron in an orbital. It can have only 2 possible values, either plus half or minus half. Therefore, a maximum of only 2 electrons can be accommodated in an atomic orbital, and these 2 electrons must have opposite spin. Moreover, the 2 electrons can have same value of n and l and ml, but never have the same value of ms, that is the spin quantum number in the same orbital. सही बात है, आप खुद सोच लीजिए, क्या चारों क्वांटम नंबर 2 इलेक्ट्रॉन का सेम हो सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है, चारों का अलग अलग होगा। सो द प्रिंसिपल helps us to find the maximum number of electrons which can be present in the particular subcell. There is only one s orbital if there can hold a maximum of 2 electrons. 3p orbitals can hold maximum of 6 electrons. 5d can hold maximum 10 electrons, and 7f orbitals can hold maximum 14 electrons.
In the nutshell, we can say that the maximum number of electron in the cell with the principal quantum number n is equal to 2n square. और ये जो हुंड साहब का स्पिन मल्टीप्लिसिटी रूल आप देख रहे हो, दिस रूल डीलिंग विद द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द इक्वल एनर्जी डीजेनरेट ऑर्बिटल्स ऑफ द सेम सबसेल. ये रूल कहना चाह रहा है नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट इन एनी ऑफ द डीजेनरेट ऑर्बिटल अंटिल एंड अनलेस ऑल द ऑर्बिटल्स ऑफ द सबसेल कंटेन्स वन इलेक्ट्रॉन ईच विद द पैरेलल स्पिन. कहने का मतलब ये हो गया कि जब तक जितना भी ओरिएंटेशन हो, हर ओरिएंटेशन में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल नहीं हो जाता है, तब तक वह पेयरिंग नहीं करेगा. जैसे मान लीजिए पी ऑर्बिटल के अंदर में 3 ओरिएंटेशन है, तो पहले P1 P2 P3 होगा, उसके बाद P4, मतलब पेयरिंग जो है पहले एक एक सिंगली करके इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होगा. समझ में आया? जो हुन साहब कहना चाह रहे थे उनका मेन मकसद यही था कि पहले एक एक इलेक्ट्रॉन हर एक डीजेनरेट, मतलब जो ओरिएंटेशंस है चाहे S का हो, P का हो, T का हो, F का हो, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होगा. ऑर्बिटल डायग्राम मेथड, ये ऑर्बिटल इज रिप्रेजेंटेड बाय बॉक्स, कि ऑर्बिटल को बॉक्स के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे, जिसमें आप मैक्सिमम एक बॉक्स में 2 ही इलेक्ट्रॉन, एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, वो भी एरो के साथ. इलेक्ट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड बाय द एरो पॉइंटिंग टू द डायरेक्शन ऑफ स्पिन. राइट, अब आ जाइए, जब आपने ये, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा यहाँ पर आपको, हुन साहब का जो मेन मकसद था वो क्यों कहना चाह रहे थे कि पहले एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा उसके बाद पेयरिंग होगा, वो चीज़ मैं आपको यहाँ पर थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ. अगर बात करें कि आखिर इलेक्ट्रॉन आर फर्स्ट सिंगली ऑक्यूपाइड सो एज द रिजल्ट इज मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स विच इन टर्न गिव्स द मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी. कंसेप्ट डिफ्यूज्ड, अगर ये चीज़ का आप कंसेप्ट लेना चाहते हो ना, तो ये थोड़ा हाई लेवल का कंसेप्ट है जो आप लोगों को ग्रेजुएशन या फिर मास्टर डिग्री में मिलना चाहिए. द रूल इज ऑर्बिट सो एज टू गिव द स्टेबल अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन. स्टेबिलिटी इज अचीव्ड बाय मिनिमम रिपल्स. Electrons repel each other as they are identical in charge. If electrons are filled according to this rule, then the 2 electrons moves as far as apart as possible by occupying different degenerate orbitals. This arrangement of electrons lead to minimum repulsion and maximum stability. देखो, मेन इनका कहने का मतलब यही था, जो हुन साहब कहना चाहते थे कि एक एक इलेक्ट्रॉन इसको इसलिए भरो कि अगर देखो दोनों इलेक्ट्रॉन तुम भर दोगे ना, तो देखो दोनों का क्या होगा, अगर मान लो एक ओरिएंटेशन में दोनों इलेक्ट्रॉन है तो 3 क्वांटम नंबर तो बराबर होगा, खाली चौथा क्वांटम नंबर डिफरेंट होगा. तो इसमें क्या होगा, स्टेबिलिटी की लिटिल बिट प्रोबेबिलिटी होगी. लेकिन अगर जितने भी डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, जितने भी ऑर्बिटल 1s 2s 2p 3s, अगर 2s और 2p की बात करें तो 2s में पहला इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद दूसरा. और 2p की बात करें तो 2p1 2p2 2p3. ऐसा नहीं कि 2p1 और 2p4 सबका सेम, पहले एक एक करके इलेक्ट्रॉन इसलिए भरा जाता है क्योंकि अगर इन दोनों में अगर आप 2p1 और 2p4 वाला जो आप करोगे तो वहाँ पे दे विल रिपेल ईच अदर बिकॉज दे आर आइडेंटिकल, मीन्स आइडेंटिकल इन चार्ज. यही रीज़न था कि पहले एक एक इलेक्ट्रॉन को बढ़ना है, उसके बाद दूसरे इलेक्ट्रॉन को, मतलब वहाँ से पेयरिंग जो स्टार्ट करोगे उसके बाद. तो ये जो ऑर्बिटल वाला मेथड था, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एटम, तीनों साहब का आपने देखा. कौन कौन सा? सबसे पहला आपने अब्बाऊ साहब का देखा कि पहले 1s में, उसके बाद 2s में, मतलब लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में, उसके बाद पॉली साहब का, फिर हुन साहब का. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एटम यू कैन सी हियर. नाउ NLX मेथड, नाम सुना है आपने कभी? NLX क्या है? NLX इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एटम. इट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ प्रिंसिपल सेल. n जो है हमारा प्रिंसिपल सेल, l जो है एजिमुथल क्वांटम नंबर, और x जो है हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. यहाँ पे देख लीजिए, रिप्रेजेंट द सब सेल एजिमुथल क्वांटम मतलब S.P.D.F, और वो जो है स्पिन क्वांटम नंबर x जो है. n का मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1s 2s 3s 4s, और L का मतलब हो गया जो S.P.D.F, और X जो है हमारा रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन दैट ऑर्बिटल. ये NLX के ही मेथड से हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है. जैसे 3p2 है तो यहाँ पे N की वैल्यू 3, L की वैल्यू P और X की वैल्यू 2 होगी. ये NLX मेथड से इस तरह से आप लिख सकते हैं, याद रखना. Electronic configuration is the distribution of electrons into the different cell, subcell and orbital in an atom. The rules which we studied for the filling of electrons helps in writing the electronic configurations of different atoms. There are 2 different ways of writing the electronic configurations of different atoms.
हियर यू कैन सी, ये जो आप देख रहे हो, ये जो डायग्राम या टेबल आप देख रहे हो, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ये सब 2p वाले इलेक्ट्रॉन्स है, राइट। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6, राइट। अगर हाइड्रोजन से बोरन की बात कर लो, देख लो यहाँ पे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, उसके अंदर में एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब उसको NLX मेथड से आप रिप्रेजेंट करोगे। N का मतलब वही 1s1 यहाँ पे हो गया, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ मेथड, ये प्योर वे है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने का। देख लीजिए यहाँ पे हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2, 1s2, और इसके 2s में एक अपर स्पिन एंड एक लोअर स्पिन। देख लीजिए 1s ही है, लेकिन इसके अंदर में दोनों इलेक्ट्रॉन्स, एक ऊपर और एक नीचे। समझ में आया? लिथियम का देख लीजिए, उसका एटॉमिक नंबर 3, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 3, 1s2, 2s1। ये NLX मेथड ही हमें फॉलो करना है। 2s में वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जब तक फिल नहीं होगा, याद करो अबाव प्रिंसिपल, उसी तरह से ये पॉली, उसी तरह से हुंड्स। अब बेरिलियम का देख लीजिए, एटॉमिक नंबर 4, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 4, 1s2, 2s2, 1s में दोनों इलेक्ट्रॉन्स, 2s में भी दोनों इलेक्ट्रॉन्स। बोरन का 5, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 5, 1s2, 2s2, 2p1। पहले 1s का दोनों इलेक्ट्रॉन फिल, 2s का दोनों इलेक्ट्रॉन फिल, फिर 2px में 1 इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है आपको? तो ये NLX मेथड हमें फॉलो करना है, जिससे हमें पता चलेगा कि किस तरह से हमें इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है। ये सारा डायग्राम आपको क्यों बता रहा हूँ मैं? क्योंकि ये ऑर्बिटल नोटेशंस हैं, जिससे आपको पता चले कि ये जो आप देख रहे हो 2px में एक इलेक्ट्रॉन है, 2py वैकेंट है, 2pz वैकेंट है। तो बोरन के बाद जो नेक्स्ट एटम होगा कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियन, फिर एक नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन करके बढ़ेगा, फिर 2px के बाद 2py में आएगा, 2py के बाद 2pz में आएगा, फिर 2pz के बाद अगेन पेयरिंग स्टार्ट होगा 2px से, फिर 2py का, फिर 2pz का। समझ में आया? चलिए एक चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ इसमें। ये जो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन का आप देख रहे हो, एटॉमिक नंबर 6, 7, 8, 9, 10, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2, 2s2, 2px और 2py। यहाँ पे देख लीजिए, एक इलेक्ट्रॉन 2px में, एक इलेक्ट्रॉन 2py में। तो हम लोग क्या लिखते हैं? 1s2, 2s2, 2p2, क्योंकि ये p में ही है। p का तीनों एक्सेस, x, y और z एक्सेस, ये हमें ध्यान में रखना है। लेकिन हम लोग ऐसे लिखते नहीं है, हम लोग कैसे लिखते हैं? 1s2, 2s2, 2p2, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो ये 2p2 में यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है, एक एक्स एक्सिस में और एक दूसरा y एक्सिस में। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2, 2s2, 2p3। 2p3 का मतलब 2px में एक, 2py में एक, 2pz में एक। बात समझ में आया? इसीलिए यहाँ पर जो हुंस रूल ऑफ स्पिन मल्टीप्लिसिटी है, मतलब पहले एक एक करके इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होगा। ऑक्सीजन का कितना है? 8, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8, 1s2, 2s2, 2p4। 2p4 का मतलब 1s2, 2s2, 2px में 2, 2py में 1, 2pz में 1। बात समझ में आया? फ्लोरीन का 9 है, तो इसका 2p5 हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर पहले सब में एक एक, 2px, 2py, 2pz, फिर उसके बाद फिर 2px में पेयरिंग स्टार्ट करोगे, दूसरा इसमें 2py में पेयरिंग, फिर इसमें 2pz में पेयरिंग। समझ में आया किस तरह से इलेक्ट्रॉन को अरेंज करना है हमें एटॉमिक? इस तरह से आपको हर एक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है। किस तरह से पेयरिंग स्टार्ट होता है, इसकी जानकारी यहाँ पे आपको समझनी चाहिए। किस तरह से और क्यों पेयरिंग किया जाता है, ये स्पेशली डिपेंड करता है ऑर्बिटल नोटेशंस के। ऑर्बिटल नोटेशंस में आपने जो एरो का सिंबल देखा, एक ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ। ऊपर की तरफ मतलब पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सारे ओरिएंटेशन में फिलअप होंगे, जिसका एनर्जी लेवल सेम होगा, उसके बाद उसमें पेयरिंग स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे जो भी आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखा, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में थोड़ी भी दिक्कतें हैं कि आखिर कैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये हो गया, तो आप अपने डाउट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप अपने डाउट को बता सकते हैं, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके सारे डाउट को क्लियर कर सकूँ। राइट? 2px, 2py, 2pz। मेरे हिसाब से आप लोगों को अब जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने में दिक्कत नहीं होगी। इसमें एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, जब ये सारे आप समझ गए हो तो द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द एलिमेंट, अगर सोडियम की बात करोगे तो सोडियम का लिखने से पहले क्या होगा, आप आर्गन तक का लिख लो। आर्गन क्या है? वो स्टेबल एटम है, तो आर्गन लिख करके सीधे 3s1 दिख रहा है यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2। अब ये सारे जो है स्टेबल वाले पे आप देख लो। जैसे नियॉन है, नियॉन का 2p6 हो गया, सेकेंड ऑर्बिटल मतलब सेकेंड ऑर्बिट में 2s और 2p ऑर्बिटल है, जिसमें फुलफिल इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये नियॉन का एनी लिख करके हम लोग, जैसे अगर सोडियम का अगर हमें लिखना है 11 का, तो ये 10+1 लिख सकते हैं हम लोग, नियन +1।
तो नियन का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा 1s2 2s2 2p6, तो उसके बदले हम लोग नियन लिख देंगे। देखो वैसे तो जनरली ऐसे होगा 1s2 2s2 2p6 3s1, तो इसको हम लोग जो लिखेंगे ना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इसको कहा जाता है कंडेंस्ड फॉर्म। क्या कहा जाता है? कंडेंस्ड फॉर्म। नियन 3s1, नियन का मतलब क्या हो गया? 1s2 2s2 2p6 तक ये नियन है, और 3s1 हो गया सोडियम का। समझ में आया? Ne रिप्रेजेंट करता है कोर नोबल एलिमेंट, कोर, और रिप्रेजेंट द कोर ऑफ नोबल एलिमेंट नियॉन। उसी तरह से जैसे अब मतलब 10 पूरा हो गया तो नियॉन, 18 पूरा हो जाएगा तो आर्गन, 36 पूरा हो जाएगा तो क्रिप्टन, जेनन, रेडन, इस तरह से आप, तो ये जितने भी स्टेबल है जैसे हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, इस चीज़ को आप कोर इलेक्ट्रॉन्स के तहत लिख सकते हो। So these are the inertial electrons. So you can write like neon 3s1, neon 3s2, neon 3s2 3p1, neon 3s2 3p2, neon 3s2 3p3, neon 3s2 3p4, neon 3s2 3p5, और उसके बाद जो है डायरेक्टली आर्गन आ जाएगा। समझ में आया? तो ये कोर इलेक्ट्रॉन, उसके बाद वैलेंस इलेक्ट्रॉन को आपको आराम से देख करके लिखना है कि कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, उस हिसाब से लिखना है। जैसे आर्गन का कन्फिग्रेशन क्या होगा? 3p6 चला जाएगा टोटल, राइट? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का डायग्राम कैसा हो जाएगा? पहले s में, फिर p में, 1s 2s 2p 3s 3p। अब पोटाशियम का लिखोगे तो कैसे लिखोगे? सीधा सीधी आर्गन डाल दोगे, आर्गन 4s1। समझ में आया या नहीं आया? ये चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड कोर इलेक्ट्रॉन्स, ये आर्गन रिप्रेजेंट द कोर ऑफ नोबल एलिमेंट ऑफ आर्गन। तो ये तीनों भाई साहब जो आप देख रहे हैं, ये तीनों महान वैज्ञानिक, अफबाउ प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन और हुन्स रूल ऑफ स्पिन मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, इसके अंतर्गत ही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस के बारे में बताया गया है। लेकिन जब आप 20 के बाद जाओगे, अभी तक तो आपने देख लिया पोटाशियम 19, कैल्शियम 20, सो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ स्कैंडियम 2, जिंक 21 से 30 तक का जाओगे तो इसमें कुछ एक्सेप्शनल कन्फिग्रेशन है, जैसे कॉपर का और क्रोमियम का। कि कॉपर का आप देखो कि होना चाहिए था 3d4 4s2, लेकिन यहाँ पे 3d5 4s1 हो जाता है। कॉपर का होना चाहिए 3d9 4s2, लेकिन 3d10 4s1 हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें बस दो यहाँ पे डिफरेंट है। जो चीज़ आपने अभी देखा किस तरह से एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है, मेरे हिसाब से आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये 1 से लेकर के 19 20 तक, मतलब ये 19 हो गया हमारा पोटाशियम का। पोटाशियम का इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करोगे? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब 4s में जाएगा या 3d में जाएगा? क्वेश्चन ये उठता है कि 19th जो इलेक्ट्रॉन है वो 4s में जाएगा कि 3d में जाएगा। तो मैंने आपको बताया वही n+l रूल। क्या कहा जाता है उसको? n+l रूल का दूसरा नाम मैंने एक बताया था आपको, उसका नाम है बोर ब्यूरी रूल। तो बोर ब्यूरी रूल के अकॉर्डिंगली 4s जो है कम है उसका एनर्जी लेवल कम, इसलिए पहला इलेक्ट्रॉन 4s में जाएगा, 4s2 होने के बाद ही 3d में जाएगा। तो ये हमारा पूरा पीरियोडिक टेबल है। इस पीरियोडिक टेबल में आप देख लीजिए, मैंने जो बताया आपको, क्रोमियम और कॉपर ये दो एलिमेंट है जिनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन डिफर करता है। क्रोमियम का हो जाता है आर्गन 3d5 4s1 और कॉपर का 3d10 4s1, आर्गन 3d10। देख लीजिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d4 4s2 ऐसा होना चाहिए एक्सपेक्टेड कन्फिग्रेशन, लेकिन ऐसा होता नहीं है। 3d5 4s1 होता है। तो 3p6 तक तो हम लोग आर्गन लिख सकते हैं, राइट? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 ये आर्गन 3d4 4s2 होना चाहिए था एक्सपेक्टेड कन्फिग्रेशन, बट इट इज नॉट। व्हाट वी राइट? 3d5 एंड 4s1। सिमिलरली ऑफ कॉपर ऑल्सो, कॉपर का होना चाहिए था 3d9 4s2 जो एक्सपेक्टेड कन्फिग्रेशन है, जैसे सबका चल रहा था स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक। तो उसमें ये दोनों जो है आपका स्पेशली एक्सेप्शनल है। एक्सेप्शनल मतलब इनका बाकी से अलग है। तो क्रोमियम का एक्सपेक्टेड था 3d4 4s2 और कॉपर का 3d9 4s2, लेकिन एक्चुअल जो होता है इसका वास्तविक तौर पे जो होता है वो 3d5 4s1 क्रोमियम का और 3d10 4s1 कॉपर का। ये एक्चुअल और एक्सपेक्टेड ये दोनों चीज। दिस एक्चुअल कन्फिग्रेशंस आर ड्यू टू द फैक्ट दैट हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स आर वेरी स्टेबल एंड नेचर लव्स स्टेबिलिटी एंड so do the unexpected electronic configurations are acquired to
gain stability, as in the case of chromium. In the actual electronic configuration, d orbitals are half filled, and in the case of copper the d orbitals are full filled. तो ये जो आपने देखा, यही रीज़न था कि वो स्टेबल हो जाते हैं। मेरे ख्याल से आपको ये भी चाहिए समझ में आ जाएगी, causes of stability of completely half filled and fulfilled subshells. Symmetrical distributions of electron, exchange energy, these are the few things by which you can arrange the electronic configurations. अब आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को 1 से लेकर 118 तक जितने भी पूरे पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स हैं, हर एक एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है। गॉट इट? सो यू हैव सीन माय फ्रेंड कि किस तरह से क्रोमियम का अगर आपको अरेंज करना है, मतलब कौन से ऑर्बिटल में किस तरह से इलेक्ट्रॉन होगा, ये जो आप देख रहे हो एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल कन्फिग्रेशंस 3d5 4s1 क्यों हाफ फिल्ड हुआ, तो ये इलेक्ट्रॉन या कॉपर का जो है 3d9 4s2 एक्सपेक्टेड था, 3d10 4s1 क्यों हुआ। तो ये सारी चीज़ें जब आप इलेक्ट्रॉन अरेंज करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा यहाँ पे डी का जो है हाफ फिल्ड होना था, जो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है, और कॉपर का 3d10 था फुल फिल था, जो भी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशंस एंड एक्सचेंज ऑफ एनर्जी इफेक्ट्स, यही दो रीज़न है कि उनका ये हो जाता है। क्रोमियम का आप देख लीजिए एक्सपेक्टेड ऐसा था 3d4 4s2, लेकिन एक्सचेंज ऑफ एनर्जी के कारण ये क्या होता है, एक्सचेंज 4s से एक इलेक्ट्रॉन 3d में एक्सचेंज हो गया। तो इसका एक्चुअल कन्फिग्रेशन आप देख सकते हैं यहाँ पर 3d5 4s1, जिससे 3d5 हाफ फिल्ड हो गया, उसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल गई। ठीक उसी प्रकार से कॉपर की बात करें तो कॉपर में भी आप देख लीजिए एक्सपेक्टेड कन्फिग्रेशन था 3d9 4s2, लेकिन जो एनर्जी एक्सचेंज के कारण ये 4s एक इलेक्ट्रॉन 3d को देकर के 3d10 तो कम्प्लीटली फिल्ड हो गया, जिससे ये पता चला उनको कि ये एक्स्ट्रा स्टेबल है। राइट? गॉट इट मेरे स्टूडेंट्स? मैं समझता हूँ आप लोग बहुत अच्छे से ये समझ गए होंगे। ये जो एक्सचेंजिंग ऑफ एनर्जी है, देखो यहाँ पे पांचों हो गए थे, मतलब हाफ फिल्ड इज मोर स्टेबल, राइट, in compared to 3d4 and 3d5, and they will ask you since in the 3d5 all the electrons are filled। ये दिख रहा है आपको? या so these are exchanging and symmetrical distributions of electrons। Similarly in this was the case of chromium, and you can see the case of copper also। So 3d10, here you can see this possible exchange for 3d5 configurations, right? दिख रहा है आपको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रोमियम में और कॉपर में 6 और 10। ये चीज़ को बहुत ही गौर से देखना, अगर हो सके तो इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले लेना। ओके स्टूडेंट्स?